अरे दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को ठीक से देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आएगा जो पिछले 500 सालों में 3 बड़ी सुपर पावर्स को पूरी तरह तबाह कर चुका है। और आज 2025 में अमेरिका भी ठीक वैसा ही पैटर्न स्टेज बाय स्टेज फॉलो कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं जो पिछली सुपर पावर्स को बर्बादी की ओर ले गई। 1590 में स्पेन दुनिया की सबसे अमीर एम्पायर, वो दुनिया का आधा सोना और चांदी कंट्रोल करती थी। पूरा यूरोप उसके कब्जे में था, उसकी करेंसी हर जगह चलती थी। लेकिन सिर्फ 80 सालों में वो पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो गई और कभी रिकवर नहीं कर पाई। 1914 में ब्रिटेन इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी एम्पायर थी। कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज कभी डूबता ही नहीं। पाउंड पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी थी, लेकिन सिर्फ 40 सालों में ये पूरी एम्पायर खत्म हो गई। 1991 में सोवियत यूनियन एक जबरदस्त सुपर पावर थी, न्यूक्लियर हथियार, ग्लोबल असर और पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 900 दिनों में खत्म हो गया, और वो भी बिना किसी जंग के, सिर्फ इकोनॉमिक ब्लास्ट से। तो 3 बड़ी सुपर पावर्स एक ही तरीके से ढेर हो गई। और अब जो बात आपको डरानी चाहिए वो ये कि अमेरिका 7 में से 5 स्टेज पहले ही पार कर चुका है। वो ठीक वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसा पुरानी सुपर पावर्स ने किया था। आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि सुपर पावर्स कैसे तबाह होती है, हर सुपर पावर क्यों सोचती है कि वो अलग है, और मैथ क्यों कहता है कि अब अमेरिका की बारी आ गई है। पैटर्न समझने से पहले ये समझ लो कि इंपीरियल कोलैप्स असल में होता क्या है, किताबों में नहीं, रियल लाइफ में। जब एक सुपर पावर तबाह होती है तो इसका मतलब क्या होता है। इंपीरियल कोलैप्स किसी वॉर या मिलिट्री हार से शुरू नहीं होता, ये इकोनॉमिक थकावट से शुरू होता है। सुपर पावर्स खुद को मेंटेन करने की कैपेसिटी से ज्यादा फैल जाती है। 150 देशों में मिलिट्री बेस, कई फ्रंट्स पर जंगे, ऐसे वादे जो वो निभा नहीं सकती। शुरू में तो डाउनफॉल किसी को नहीं दिखता, करेंसी चल रही होती है, मिलिट्री जंगे जीत रही होती है, गवर्नमेंट वादे पूरे कर रही होती है, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। रिसोर्सेज गलत जगह लग रहे होते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी सिकुड़ रही होती है, स्मार्ट लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। फिर आती है स्पीड, आपके दोस्त देश साइड बदलने लगते हैं, दुश्मन बॉर्डर्स टेस्ट करने लगते हैं, रिजर्व करेंसी का स्टेटस खत्म होने लगता है, और अचानक वो चीजें जो आपको पावरफुल बनाती थी वही आपकी कमजोरी बन जाती है। आपकी करेंसी जो सब चाहते थे वो वापस आने लगती है, आपकी मिलिट्री जो दुनिया भर में फैली थी वो अनसस्टेनेबल हो जाती है, आपके वादे जो ताकत की गारंटी थे वो खोखले शब्द बन जाते हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं है। स्पेन, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के साथ ठीक यही हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वही फैसले लिए जो आज अमेरिका ले रहा है। उन्हें लगता था उनकी पावर हमेशा रहेगी, और उन्होंने हकीकत मानने से इनकार कर दिया जब तक कोलैप्स पीक पर नहीं पहुंच गया। तो चलो देखते हैं कि तीनों बार ये सब ठीक एक जैसा कैसे हुआ। सबसे पहले स्पेन से शुरू करते हैं। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया तो स्पेन पहली ग्लोबल सुपर पावर बन गई। उसने एज़टेक और इनका एम्पायर्स पर कब्जा किया और दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड सिल्वर माइंस पर। 1550 तक स्पेनिश जहाज हर साल 200 टन सिल्वर स्पेन ला रहे थे। 1600 तक ये 400 टन हो गया। स्पेन पूरे यूरोप की मनी सप्लाई कंट्रोल करता था। स्पेनिश रियाल्स ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी, हर कोई स्पेनिश सिल्वर खरीदना चाहता था। और यहीं से पैटर्न शुरू होता है। जब कोई देश पैसा कंट्रोल करता है तो वो सोचता है कि अब वो अजय है। किंग फिलिप II जो 1556 से 1598 तक राज किया, वो दुनिया का सबसे अमीर बादशाह था। उसने सारा पैसा स्पेनिश एम्पायर पर झोंक दिया। स्टेज 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। स्पेन हर जगह जंग लड़ रहा था। मेडिटेरेनियन में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, फ्रांस और इटली के खिलाफ, नीदरलैंड्स में प्रोटेस्टेंट विद्रोहियों के खिलाफ, इंग्लैंड की नेवी से, फिलीपींस में और अमेरिका में भी। 1580 तक स्पेनिश सेनाएं 4 महाद्वीपों पर थीं और खर्चा आसमान छू रहा था। स्पेन का आधा रेवेन्यू मिलिट्री पर जाता था और फिर भी कम पड़ता था। स्टेज 2, करेंसी डिबेसमेंट। स्पेनिश सरकार टैक्स से बिल्स नहीं चुका पा रही थी, तो उन्होंने वही किया जो हर फेल होती एम्पायर करती है, सिल्वर कॉइन्स में कॉपर मिलाना शुरू कर दिया। एक कॉइन जो प्योर सिल्वर होनी चाहिए थी वो पहले 50% कॉपर हो गई, फिर 75%। फेस वैल्यू वही रही लेकिन रियल वैल्यू गिर गई। 1600 तक स्पेनिश सिल्वर कॉइन्स में मुश्किल से सिल्वर होता था। बिजनेसमैनों ने उन्हें फेस वैल्यू पर लेना छोड़ दिया और कीमतें आसमान पर पहुंच गई। स्टेज 3, डेट स्पाइरल। स्पेन ने इटालियन बैंकर से, जर्मन बैंकर से, हर किसी से उधार लिया जो देने को तैयार था। 1557 में किंग फिलिप के राज के 20 साल से कम में स्पेन ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कर्जों पर डिफॉल्ट किया लेकिन उधार लेना नहीं छोड़ा। 1560 में फिर बैंकरप्ट, 1575 में फिर, और 1596 में तो 40 सालों में 4 बैंकरप्सी। हर बार रिफॉर्म्स का वादा, लेकिन हर बार वापस उधार लेते चले गए। स्टेज 4, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये वो बात है जो लोग स्पेन के कोलैप्स में नहीं समझते। उनके पास दुनिया का सारा सोना चांदी था और उसी ने उन्हें तबाह किया, क्योंकि जब अनलिमिटेड पैसा हो तो प्रोड्यूस करना छोड़ देते हो। खाना क्यों उगाओ जब इंपोर्ट कर सकते हो, जहाज क्यों बनाओ जब खरीद सकते हो, इनोवेट क्यों करो जब सिर्फ खर्च ना है। स्पेनिश एलीट क्लास हर काम को नीचे समझती थी। नतीजा, मैन्युफैक्चरिंग ढह गई, एग्रीकल्चर रुक गया, सारा पैसा दूसरे देशों से इंपोर्ट करने में चला गया। जो सोना चांदी अमेरिका से आया वो फ्रांस की शराब, इटली की सिल्क और डच गुड्स की पेमेंट में निकल गया। स्पेन बस एक पाइपलाइन बन गई, पैसा आता और आगे निकल जाता। 1600 तक स्पेन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, पूरी तरह इंपोर्ट्स पर निर्भर और पेमेंट के लिए सिल्वर पर। जब सिल्वर माइन सूखने लगी तो सिस्टम ढह गया। स्टेज 5, सोशल डीके। फेल इकोनॉमी के साथ क्राइम बढ़ गया। मैड्रिड की सड़कें भिखारियों से भर गईं। प्रोडक्टिव लोग इमिग्रेट करने लगे। बेस्ट ब्रेन्स फ्रांस, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स चले गए जो तब ग्रो कर रहे थे। स्पेन के पास सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, सोल्जर्स और प्रीस्ट्स बचे। कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा था, सब सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे। 1640 तक स्पेन ने पोर्चुगल खो दिया, 1650 तक नीदरलैंड्स, 1700 तक स्पेनिश एम्पायर एक खाली शेल बन चुकी थी। मैप पर बड़ी लेकिन इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली डेड सुपर पावर से सेकेंडरी पावर बन गई एक सदी से कम में और कभी रिकवर नहीं हुई। आज स्पेन एक छोटा यूरोपियन देश है, अच्छा कल्चर लेकिन ग्लोबल स्टेज पर बेकार, कॉन्क्वेस्टडर्स का गढ़ अब टूरिस्ट स्पॉट है। यही होता है इंपीरियल कोलैप्स। अब 300 साल आगे चलते हैं, साल 1900। ब्रिटेन, वो एम्पायर जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं। पीक पर ब्रिटेन दुनिया की 25% जमीन और 400 मिलियन लोगों पर राज करता था। पाउंड स्टर्लिंग ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। हर बड़ा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट पाउंड्स में होता था। हर सेंट्रल बैंक ब्रिटिश बॉन्ड्स रखता था। लंदन फाइनेंशियल हब था और 300 साल पहले स्पेन की तरह उन्हें भी लगता था ये हमेशा रहेगा, लेकिन वो पहले से पैटर्न फॉलो कर रहे थे। स्टेज 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। 1900 तक ब्रिटेन हर जगह पहुंच चुका था। इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, चाइना, पैसिफिक, कैरिबियन, सेनाएं 6 महाद्वीपों पर और खर्चा बहुत ज्यादा। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो ब्रिटेन के पास ऑप्शन था, न्यूट्रल रहे और यूरोप को बर्बाद होने दे या खुद बैंकरप्ट होकर जंग जीते। उन्होंने लड़ना चुना। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के $40 बिलियन लगे। आज के हिसाब से 1 ट्रिलियन उधार हर जगह से लिया, ज्यादातर अमेरिका से। 1918 तक ब्रिटेन अमेरिका के अरबों का कर्जदार बन चुका था। क्रेडिटर अब डेटर था, लेकिन जंग जीत ली। स्टेज 2, करेंसी डिबेसमेंट। पाउंड को गोल्ड बैक होना चाहिए था, लेकिन वॉर ने गोल्ड रिजर्व्स खाली कर दिए। वेपन्स, फूड सप्लाई के लिए अमेरिका को सोना दिया। 1920 तक गोल्ड रिजर्व्स 1914 के आधे रह गए, लेकिन उन्होंने पाउंड की वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश की। 1925 में गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस आए, प्री वॉर रेट पर। प्रॉब्लम ये थी कि पाउंड ओवर वैल्यूड था। ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए, मैन्युफैक्चरिंग गिरी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। गवर्नमेंट को करेंसी डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़े, जिसने घरेलू इकोनॉमी तबाह कर दी। 1931 तक होल्ड नहीं कर सके, गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। पाउंड 25% गिर गया रातों रात। स्टेज 3, डेट स्पाइरल। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 के कर्ज से रिकवर नहीं हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। एक और 120 बिलियन का खर्चा, अमेरिका से और उधार। 1945 तक ब्रिटेन अमेरिका और कनाडा का 30 बिलियन से ज्यादा का कर्जदार था। ये उनकी पूरी जीडीपी से ज्यादा था। जंग जीत ली, लेकिन एम्पायर खत्म। डिफेंड नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मेंटेन नहीं कर सकते थे। स्टेज 4, लॉस ऑफ एम्पायर। 1947 में इंडिया खो दिया, क्राउन ज्वेल, 200 साल की सबसे प्रॉफिटेबल कॉलोनी। अगले 20 सालों में सब कुछ खो दिया। 1970 तक ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में बची। स्टेज 5, करेंसी कोलैप्स। पाउंड गिरता रहा। 1940 में एक पाउंड $4.03 था। 1950 में 2.80, 1970 में 2.40, 1980 तक 2.30 और आज 1.27। ग्लोबल रिजर्व से रीजनल करेंसी बन गई। ब्रिटेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका से स्पेशल रिलेशन रखने की कोशिश की, लेकिन सब जानते थे वो अब लॉस्ट सुपर पावर थे। खोई हुई शान का म्यूजियम। ब्रिटिश एम्पायर ढह गई और कभी वापस नहीं आई। और अब सबसे ताजा उदाहरण सोवियत यूनियन, जो 1945 से 1991 तक चली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन सुपर पावर बनकर उभरा। न्यूक्लियर हथियार, ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल, स्पेस में सैटेलाइट्स। उन्हें यकीन था कि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को दफना देगा, सोवियत मॉडल डोमिनेट करेगा। 45 साल अमेरिका से मुकाबला किया, मिलिट्री में मैच किया, ज्यादा टैंक, ज्यादा मिसाइल्स, ज्यादा ट्रूप्स, लेकिन बैकग्राउंड में इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। स्टेज 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। सोवियत अपनी जीडीपी का 15-20% मिलिट्री पर खर्च करता था, अमेरिका से 3 गुना। अमेरिकन टेक रीच अलायंस को मैच करना था। अफगानिस्तान में थे, क्यूबा को सपोर्ट कर रहे थे, सीरिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, एंगोला, इथियोपिया। जहां अमेरिका वहां सोवियत। कॉस्ट अनसस्टेनेबल थी। स्टेज 2, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। 1970 में ग्रोथ रुक गई। ऑयल रेवेन्यू ने सहारा दिया, लेकिन बाकी कुछ नहीं चल रहा था। फैक्ट्रीज कचरा बना रही थी, फार्म्स फेल हो रहे थे, टेक सालों पीछे। 1980 तक सोवियत अनाज इंपोर्ट कर रहा था। दुनिया की बेस्ट जमीन वाला देश खुद को खिला नहीं पा रहा था। क्यों? सेंट्रल प्लानिंग काम नहीं करती, इनोवेशन खत्म हो जाता है, इंसेंटिव ना हो तो प्रोडक्शन नहीं होता। स्टेज 3, करेंसी कोलैप्स। रूबल कभी रियल करेंसी नहीं थी, इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं होती। सोवियत सिटीजन्स भी ट्रस्ट नहीं करते थे, डॉलर्स यूज करते थे। गवर्नमेंट इंपोर्ट्स सोने और ऑयल से खरीदती थी, क्योंकि कोई रूबल नहीं चाहता था। 1985 में ऑयल प्राइस गिरे, गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए, रियल मनी खत्म हो रही थी। स्टेज 4, लॉस ऑफ एम्पायर। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई, ईस्टर्न यूरोप चला गया। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी, सब एक साल में सोवियत कंट्रोल से बाहर। सैटेलाइट्स जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देती थी गायब, गवर्नमेंट रोक नहीं पाई, खजाना खाली था। स्टेज 5, कंप्लीट कोलैप्स। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन ढह गई। बर्लिन वॉल से कोलैप्स तक 900 दिनों में। कोई जंग नहीं, कोई इन्वेजन नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस। मिलिट्री को सैलरी नहीं, गवर्नमेंट फंक्शन नहीं, रूबल बेकार। 300 न्यूक्लियर वाली सुपर पावर इंटरनल फेलियर से ढह गई। वही पैटर्न, ओवर एक्सटेंशन, करेंसी फेल, डेट, लॉस ऑफ एम्पायर, कोलैप्स। और अब वो बात जो आपके होश उड़ा देगी। अमेरिका ठीक वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, स्टेज बाय स्टेज। मैं बताता हूं कैसे। स्टेज 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। अमेरिका की 80 देशों में 750 प्लस मिलिट्री बेस, फौजें 150 देशों में। नेटो से यूरोप डिफेंड, जापान साउथ कोरिया, फिलीपींस डिफेंड, मिडिल ईस्ट में लड़ाई, चाइना रशिया काउंटर। मिलिट्री बजट 850 बिलियन।
अगले 10 देशों से ज्यादा। लेकिन हथियार पुराने, रिक्रूटमेंट कम, कमिटमेंट्स जो पूरा नहीं कर सकता। अगर चाइना ताइवान अटैक करे, रशिया नेटो में घुसे, ईरान गल्फ बंद करे, अमेरिका सब एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। ओवरबर्डन्ड, ठीक स्पेन, ब्रिटेन, सोवियत जैसा। स्टेज 2, करेंसी डिबेसमेंट। 1971 में निक्सन ने गोल्ड विंडो बंद की, डॉलर प्योर फिएट बन गया। 2000 से मनी सप्लाई 400% बढ़ी, 2020 से 6 ट्रिलियन प्लस प्रिंट किए। डॉलर ने 1971 से 98% परचेजिंग पावर खो दी। स्पेन कॉपर मिलाता था, अमेरिका अनलिमिटेड पेपर प्रिंट कर रहा है। तरीका अलग, रिजल्ट वही। स्टेज 3, डेट स्पाइरल। अमेरिका 36 ट्रिलियन का कर्जदार, जीडीपी का 120%, इंटरेस्ट पेमेंट्स 1 ट्रिलियन साल, डिफेंस से ज्यादा, हर साल डेफिसिट। 2024 में 1.8 ट्रिलियन डेफिसिट। पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज, यही स्पाइरल है। स्पेन ने 4 बार डिफॉल्ट किया, ब्रिटेन तब तक उधार लिया जब तक ढहा, यूएसएसआर के पैसे खत्म, अमेरिका उसी रोड पर है। स्टेज 4, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अमेरिका अब बनाता नहीं, फाइनेंस और कंज्यूम करता है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना, मेक्सिको, वियतनाम शिफ्ट हो गई। हर साल 800 बिलियन प्लस इंपोर्ट। मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, मिलिट्री पार्ट्स सब फॉरेन सप्लाई चेन पर। ठीक स्पेन जैसा, इंपोर्ट्स पर निर्भर, डॉलर्स बाहर बह रहे। स्टेज 5, सोशल डिके। इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट ऑल टाइम लो, क्राइम बढ़ रहा, होमलेसनेस फूट रही, ड्रग ओवरडोज से 1 लाख मौतें पर साल, स्मार्ट लोग बाहर जा रहे, फर्टिलिटी रेट गिर रही, पॉलिटिकल केओस। अमेरिकन कुछ पर अग्री नहीं होते, कुछ फिक्स नहीं कर सकते, कुछ बिल्ड नहीं कर सकते। कोलैप्स के साइन हर जगह, लेकिन सब प्रिटेंड कर रहे कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं। अमेरिका 5th स्टेज पर है। सोवियत कोलैप्स से पहले 5th पर था, ब्रिटेन भी, स्पेन भी। स्टेज 6, लॉस ऑफ रिजर्व करेंसी स्टेटस। जब साथी देश डाइवर्सिफाई करते हैं, ट्रेड दूसरी करेंसीज में शिफ्ट होती है, डॉलर घर वापस आने लगता है। हम साइन देख रहे हैं, ब्रिक्स ऑल्टरनेटिव करेंसी बना रहे, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे, चाइना रशिया युआन रूबल में ट्रेड, सऊदी युआन में ऑयल ले रहा। हालात नाजुक हैं। स्टेज 7, टोटल कोलैप्स। ग्रेजुअल नहीं, अचानक। सोवियत 900 दिनों में सुपर पावर से गायब। ब्रिटेन ने 20 साल में एम्पायर खो दी। स्पेन थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, लेकिन रिजल्ट वही। जब रिजर्व करेंसी फेल होती है, कर्ज देना नामुमकिन, मिलिट्री फंड नहीं, तब ग्रेसफुल कोलैप्स नहीं, तेज और डरावना कोलैप्स होता है। और जो भी सोचता है कि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं होगा, वो वही सबक सीख रहा है जो हर एम्पायर सीखती है। 3 एम्पायर्स ने यही पैटर्न फॉलो किया, स्पेन, ब्रिटेन, सोवियत। हर एक को लगा वो स्पेशल है, डिफरेंट है, रूल्स अप्लाई नहीं होते, लेकिन हर बार गलत थे। पैटर्न को एक्सेप्शनलिज्म की परवाह नहीं, ये मैथमेटिकल है। आप हमेशा अपनी औकात से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिना एम्पायर मेंटेन नहीं कर सकते। करेंसी डीवैल्यू के बिना कॉन्सिक्वेंसेज नहीं झेल सकते। स्टेज 1 से 5 के बाद 6 और 7 से नहीं बच सकते। सीक्वेंस लॉक हो चुका है। सवाल सिर्फ टाइमिंग का, शायद 10 साल, शायद 5 या कम, लेकिन पैटर्न कहता है कोलैप्स आ रहा है, और जब आएगा तो स्लो नहीं, अचानक होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।